नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पीटीआई यानी प्राइम डिबेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज किया और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को चुनाव के बाद फिर से बहाल करने की बात कही, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं बीजेपी सरकार की मंशा जानता हूं, वो चुनाव के बाद भी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं देने जा रहे हैं। वो इसे हिंदू बहुल राज्य बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके एजेंडे को हम कामयाब नहीं होने देंगे। इस बयान के बाद सियासत शुरू हो गई है, तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा प्राइम डिबेट इंडिया में। और फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा, जिस बयान की चर्चा हो रही है, जिस बयान पर सियासत की बात हो रही है, आज उस बयान को फिर से सुनाने की जरूरत है। आइए सुन लेते हैं फारूक अब्दुल्ला का वो बयान। को स्टेटहुड देना नहीं होगा, ये ट्रंकेटेड स्टेटहुड देंगे इलेक्शन के बाद। इनकी मंशा यही होगा। ये हमें बेवकूफ समझते हैं, हम बेवकूफ नहीं हैं, हम अक्लमंद हैं। हम जानते हैं इनका इरादा क्या है। इनका इरादा ये नहीं होता तो डिलिमिटेशन भी नहीं करते जिस तरह इन्होंने की है। ये चाहते हैं कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट से निकाला जाए और हिंदू मेजॉरिटी स्टेट बनाई जाए। इसमें कोई शक नहीं है हमें, मगर ये कामयाब नहीं होंगे उसमें। खास मेहमान आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्राइम डिबेट का हिस्सा होने वाले हैं, जो कि आपसे कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे। चलिए, जो मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं उनका तारुफ करा दें। मोहम्मद अमीन दास साहब एडिशनल स्पोक्स पर्सन हैं जम्मू कश्मीर पीडीपी के, हमारे बीच मौजूद हैं। आपका वेलकम करते हैं। इसके अलावा एक और खास मेहमान अंकुश शर्मा साहब, प्रेसिडेंट हैं एकजुट, आप हमारे बीच मौजूद हैं। आपका स्वागत करते हैं इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। इसके अलावा एक और खास मेहमान इमरान नबी दास साहब, एक स्पोक्स पर्सन हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, ये भी मौजूद हैं। आपका स्वागत करते हैं। इसके अलावा दो खास मेहमान और कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के, आपसे कुछ देर बाद हमारे साथ होंगे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये बड़ा बयान आया है, तो इमरान नबी दास साहब मौजूद हैं। इमरान नबी दास साहब, आपको आवाज मिल रही होगी। मेरा सीधे तौर पर सवाल आपसे ये है कि जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने बात कही, जम्मू कश्मीर को हिंदू बहुल राज्य बनाने का जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है, इस पर पहली प्रतिक्रिया उस बयान के देने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या है? देखिए, ये डॉक्टर फारूक साहब ने बोला है, तो इस पे क्या प्रतिक्रिया हो, इस पे क्या रिएक्ट कर, मतलब क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं? क्या सोचकर उन्होंने कहा और इसके माने क्या हैं? नहीं, वो एक बहुत बड़े कदावर लीडर है, आपको ये बात समझनी चाहिए पहले। और उन्होंने जो बात कही है और कही होगी, वो किसी कॉन्टेक्स्ट में कही होगी। अब आप जो है एक जो है हम अगर हम एक ही बयान पे डिस्कशन करते रहे, आप ये समझिए कि उनका लॉजिक और रीजन बेसिकली था क्या। वो कहना ये चाहते थे, जो उन्हें बार बार, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बार बार यही बात दोहराई है कि जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर को हैंडल किया जा रहा है, वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सही तरीके से कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को हैंडल नहीं कर रही है। पिछले 4 सालों से हर दिन नए नए वादे किए जा रहे हैं, हर दिन बोला जा रहा है कि अब इलेक्शन होगा। हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या चीज है, क्या वजह है कि इनको इस। इमरान नबी दास साहब, अपनी बात रखें, आवाज मिल रही है हमें शायद अब। हाँ, यस, अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं आप। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है जी। मैं ये बोल रहा था कि जब डिलिमिटेशन कमीशन भी हुआ, उसमें भी हमको आउट ऑफ नोवेयर, जबकि पूरी कंट्री का डिलिमिटेशन 2026 में होना था और हमारा उससे पहले क्या वजूहत थी पहले ही डिलिमिटेशन करने की, जबकि पूरी कंट्री का 2026 में। तो यही बात डॉक्टर फारूक साहब ने कही कि हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू एंड कश्मीर को डिफरेंट तरीके से हैंडल कर रही है। जबकि इन्होंने बोला था, जब 2019 में एब्रोगेशन किया था, बहुत बुलंदबाग दावे किए थे कि जम्मू कश्मीर को हम बाकी रियासतों के साथ साथ चलाएंगे। बाकी रियासतों में तो इलेक्शंस हो रहे हैं, अनाउंसमेंट हो रही है इलेक्शन की, बस सिर्फ वाहिद, हम तो अब रियासत भी नहीं रहे हैं, हमको तो रियासत नाम भी हमसे छीन लिया गया। तो ये तो सीधे सौतेली माँ का व्यवहार हमारे साथ हो रहा है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी को स्कर्टल किया गया है। 4 साल, अभी 8 साल
से 8 साल से अभी कोई इलेक्शन हुआ नहीं है, 4 साल से कोई नई हुकूमत है भी नहीं, एक एलजी साहब चला रहे हैं यहाँ पर, तो आप कैसे अजाला करेंगे यहाँ के लोगों के मसले और मसाइल के? और ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं जिन डिसीजन से यहाँ की आवाम को तकलीफ हो रही है, यहाँ के गरीबों को तकलीफ हो रही है। हर दिन नए ऑर्डर निकल रहे हैं, चाहे डेमोलिशन ड्राइव हो, इविक्शन नोटिस हो, एंक्रोचमेंट, ये सब चीजें, इन सब चीजों से मुझे हमको नेशनल कॉन्फ्रेंस को समझ नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करना चाहती है जब वो एड्रेस कर रही है जम्मू कश्मीर इशू को। तो यही सब चीजें जो है डॉक्टर साहब ने भी अपने बयान में वाज़ेह तरीके में बोला, क्योंकि इन्होंने बार बार हर दिन नए वादे किए जाते हैं, बट उन वादों को अमली जामा नहीं पहना। इमरान नबी जान साहब, आपके पास दोबारा लौटेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ चुके हैं। रविंद्र शर्मा साहब, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सीनियर लीडर हैं, आप कई डिबेट का हिस्सा रहे हैं, आपका स्वागत करते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के एडवोकेट आरिफ पठानिया साहब हमारे बीच मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। चूंकि इमरान नबी डार साहब ने अपनी बात कही है, उनका ये कहना है कि लॉजिक और रीजन को देखते हुए फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये बात कही है। एडिशनल स्पोक्स पर्सन पीडीपी के मौजूद है मोहम्मद अमीन डार साहब, जो बात फारूक अब्दुल्ला साहब ने कही, उस पर पीडीपी क्या सोचती है? इमरान साहब ने बताया, वो हमारे स्टेट के बहुत बड़े लीडर हैं, उनका एक एक्सपीरियंस है, विजन है, हर चीज को अपनी तरह ठीक से देखते हैं। उनको लगा होगा, एक कंटेक्स्ट में कहा कि ऐसे कुछ चीजें उनको लगी हुई है जिसपे उन्होंने ये कहा। लेकिन जहां तक हमारा सवाल है, ये बात जो फारूक साहब ने कही कि हमें भी लग रहा है कि इस डायरेक्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जा रही है। जब से यहाँ आर्टिकल पहले सरकार टूटी, एक सीक्वेंस है, सरकार टूटी, उसके बाद इलेक्शन होना था, नहीं हुआ, उसके बाद गवर्नर रूल लगा, उसके बाद आर्टिकल 370 को खत्म किया, उसके बाद बहुत सारी चीजें और हुई, उसके बाद यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट उन्होंने बोला था डेवलपमेंट हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट है पूरे मुल्क में। उसके बाद लोगों के पास जो इकोनॉमी का जरिया था फ्रूट, उसको एक साजिश के तहत तबाह किया गया, अडानी को मदद करने के लिए, उसके फ्रूट को मदद करने के लिए। उसके बाद फिर घर, ये जो एम्प्लॉयड थे उनको निकालना शुरू किया, फिर घर तोड़ने शुरू किए। उसके बाद अब बारी आ गई है कि हम हिंदी पढ़ाना चाहते हैं। सही बात यह है कि हिंदी को उन्होंने साउथ इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनका दम नहीं है कि वहां हिंदी को इम्पोज करें। यहाँ पे हिंदी क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। जैसे इमरान साहब ने कहा, हमारी कोई स्टेट नहीं है, हमारी कोई सरकार नहीं है, हमें कोई प्रोटेक्ट करने वाला है नहीं, इसलिए बैरल ऑफ गन पे, बंदूक के नोक पे हमसे हर चीज करवाया जाता है जबरदस्ती। जैसे जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था कि कश्मीर को वी आर रूलिंग इट बाय फोर्स, सो वही चीज आज सामने आ रही है। उसी जब हिंदी भी जरूरी हो गया, हर चीज ये लगता है कि जमीन निकाल के बाहर के लोगों को शायद देना चाहते हैं। इससे यही लग रहा है कि डेमोग्राफी जो डिलिमिटेशन हुआ, उसका भी मकसद था, उसका भी थीम था, उसका भी क्रक्स यही था कि बहुत सारी सीट्स को मेजॉरिटी कम्युनिटी से मेजॉरिटी कम्युनिटी को माइनॉरिटी उसमें बना दिया, माइनॉरिटी को मेजॉरिटी बना दिया। ऐसा लगता है अब हिंदी को जबरदस्ती इन्फोर्स करने से लगता है कि एक बीजेपी का या आरएसएस का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजेंडा है, कुछ उसमें अग्रज मकासद है कि यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करके हिंदी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट से हिंदू मेजॉरिटी स्टेट बनाया जाए, ताकि तो यानी फारूक अब्दुल्ला के बयान पर पीडीपी भी इत्तेफाक रखती है। प्रेसिडेंट एकजुट हमारे बीच मौजूद है। अंकुश शर्मा साहब, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी फारूक अब्दुल्ला साहब के इस बयान पर कि क्या जम्मू कश्मीर को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हिंदू बहुल राज्य बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जो आरोप लगाए फारूक अब्दुल्ला साहब ने? देखिए, जम्मू कश्मीर में प्रोसेस अदरवाइज है। जम्मू संभाग जो हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस है, डिवीजन है, उसे पिछले 70 साल से ये प्रयास किए जा रहे हैं कि यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करके हिंदू माइनॉरिटी कन्वर्ट किया जाए। इस संबंध में आपने ये भी देखा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के इतिहास में कानून तक बनाए गए, जिन कानूनों का इस्तेमाल करके यहाँ पे एक समुदाय विशेष, धर्म विशेष के लोगों को सरकारी जमीनों पर बसाया गया। मैं 2018 में आपको ले जाना चाहूंगा। 2018 में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने 14 फरवरी 2018 का एक 5 पन्ने का आदेश पारित किया। उस 5 पन्ने के आदेश में महबूबा मुफ्ती ने मुसलमानों को लीगल इम्यूनिटी दी थी जम्मू संभाग में सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की।
डीएम और एसएसपी को लिखित में आदेश थे कि अगर कोई मुसलमान समाज का व्यक्ति जमीनों पे कब्जा करता है तो आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज के संबंध में अगर आप देखें तो कश्मीर में उनकी सेटलमेंट्स नहीं है, एक्सक्लूसिवली सरकारी सहयोग से जम्मू संभाग में ही इनकी सेटलमेंट की गई है। जम्मू संभाग की रिवर बेड्स हो, फॉरेस्ट लैंड्स हो, वहां डेटा जो है, रिकॉर्ड जो है वो हाई कोर्ट में बहुत सारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस में भी आया है, तो आधारहीन बात नहीं कर रहा हूं। 90% से अधिक जो फॉरेस्ट लैंड और रिवर बेड्स इंक्रोचमेंट है वो एक समुदाय विशेष के लोगों की गई है। तो ये जो हिंदू मेजोरिटी मुस्लिम मेजोरिटी करने वाला जो मामला है पिछले 70 साल में जम्मू कश्मीर में हिंदू नरसंहार की प्रक्रिया चल रही है। तो किसी भी तरीके से अगर जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास किया गया है या हुआ है तो वो कश्मीर से हुआ है। 1990 के दशक में हिंदू विहीन कर दिया गया। कश्मीर का इस्लामीकरण आपके सामने इतना बड़ा सच है। उसके बाद जम्मू संभाग में भी जिस तरीके से डिफरेंट प्रोसेसेस को अनलीश करके डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। और साथ ही मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की तरफ। देखिए, जून 2016 में मैं स्वयं सुप्रीम कोर्ट गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की 489/2016 टाइटल अंकुर शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और वहां जाके बताया सुप्रीम कोर्ट की देखिए जम्मू कश्मीर में जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके जो राइट्स हैं, जो उसका बेनिफिट है वो बहुसंख्यक समाज को दिया जा रहा है। यानी जो हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए आ रहा है स्टेटस और बेनिफिट्स अंडर द स्कीम, वो मुसलमानों को गलत तरीके से दिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट के रूप में ऑपरेट कर रहा है जहां पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज को उनके फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जाते। और आज फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता जिन्होंने 1990 के दशक में हिंदू जेनोसाइड को लीड किया, अदरिंग के प्रोसेस को करके, फैसिलिटेट करके, एब्डिकेट करके, तरह तरह से, आज वो जब वो सांप्रदायिकता फैलाने के उद्देश्य से ये बयान दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि दो मेहमान और हैं, उनके पास भी जाना है। आपने बहुत बातें कही हैं। रविंद्र शर्मा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी फारूक अब्दुल्ला का बयान जो है कांग्रेस इसे किस तरह से देख रही है कि आप लोगों को विपक्षी पार्टी होने के तौर पर जम्मू कश्मीर में क्या इस तरह लग रहा है जैसे कि आरोप फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस स्टेट को किस तरफ ले जाना चाहती है, यूटी को? देखिए, बात यह है कि उन्होंने किस बुनियाद पे ये कहा, लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा चाहे जो मर्जी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार इस तरफ विफल है। हाँ। जो हिंदू तो जो माइनॉरिटीज कश्मीर में भेजे गए थे पिछले 10-12 साल में, वो तो सारे जम्मू वापस आ गए। और चाहे वो कश्मीरी पंडित हों, चाहे वो जम्मू के हिंदू मुलाजिम हों, और हिंदुओं का नरसंहार जो बात कही गई, इसमें कोई शक नहीं, आतंकवादियों के निशाने पे हिंदू जो है मैसेकर्स हुए, बहुत बड़ी तबाही हुई, लेकिन पिछले 20 सालों से ये सिलसिला बंद था। और उसके बाद यह है कि टारगेटेड किलिंग में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख सबको मारा जा रहा है, और टारगेटेड किलिंग तो अब ज्यादा शुरू हुई। और अगर देखा जाए तो बड़ी संख्या में मुसलमान भी मारे गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बात तो बहुत करती थी विपक्ष में माइनॉरिटीज की सुरक्षा की और हिंदुओं की सुरक्षा की, सिखों की सुरक्षा की। जब खुद सत्ता में है तो मैं देख रहा हूं कि तमाम वो हिंदू जो पिछले 10-12 साल में कश्मीर वादी में गए और जहाँ बाकी जगह है वहां तो किलिंग, टारगेटेड किलिंग की वजह से वापस आ गए। और आज लोग जोरी पुंछ में या बाकी जगह पे जहां माइनॉरिटी है वो सहमे हुए हैं, क्योंकि आतंकवादियों के टारगेटेड निशाने पे है। मंशा जो भी रहे, लेकिन उस तरफ उनका कदम कोई नहीं, और वो इस मामले में टोटली फेल हैं कि माइनॉरिटी की सुरक्षा करने में। इसलिए कैसे बनाएंगे जम्मू कश्मीर जहाँ पे लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब को तो ये लग रहा है कि अभी जो कुछ पॉलिसीज भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो कुछ केंद्र सरकार की तरफ से अभी हो रहा है जम्मू कश्मीर में, उससे ये एक इशारा मिलता है कि इस ओर जम्मू कश्मीर को बढ़ाया जा रहा है। एडवोकेट आरिफ पठानिया साहब हैं, इनका रुख करना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी इस पर प्रतिक्रिया भी दे चुकी है। मैं चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी पर ही निशाना साधा है फारूक अब्दुल्ला साहब ने। इस पर भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ प्रतिक्रिया, आपकी नीतियों पर भी वो सवाल उठा रहे हैं, सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि आप जो ये चीजें कर रहे हैं इसमें आप विफल नहीं हो पाएंगे, नाकाम साबित होंगे। हम जानते हैं आपकी मंशा क्या है। सना, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की सबसे बड़ी एक पॉलिटिकल पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का ब्रांड स्लोगन है सबका साथ सबका विकास। अगर डायरेक्ट विषय पे जाऊं तो माइनॉरिटीज की अगर बात करें, ये देश को तोड़ने वाली और विघटन करने वाली ताकतें तो बड़ा कुछ देश के बारे में एक दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, देश में और देश के बाहर भी। लेकिन अगर आप आंकड़ों को देखें, वर्ष 2014 के बाद द नंबर ऑफ मुस्लिम कैंडिडेट्स जिनको स्कॉलरशिप दिया गया, प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप में जो इंक्लूड की गए, उसमें एक जंप है। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जहां पे एक सेपरेट एक हिंदू एंड सेपरेट मुस्लिम स्टेट की बात की गई, उसका भी अगर वो ग्रांटेड एड है, उसमें भी एक बहुत बड़ा जंप है।
टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज, मुस्लिम बेनिफिशियरीज अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना एंड अदर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, वो उनकी ओवरऑल परसेंटेज से भी ज्यादा है। सो इस तरीके की बेतुकी बेमतलबी बातें करना, मुझे लगता है कि फारूक अब्दुल्ला खुद अपने आप को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े पा रहे हैं। जवाब देना होगा, आज पूरा देश बल्कि पूरा विश्व जवाब मांग रहा है। जैसे मेरे अभी साथी ने कहा कि एक ना सिर्फ हिंदू वहीन, सिख वहीन कश्मीर, इनका तो प्लान था, इनका तो प्लान चलता तो बाद में शिया वहीन जिसे कहते हैं कश्मीर, ये गुजर और पहाड़ी वाला ये जो डिवाइड है, ये बुरा मत बनाए लेकिन ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही देन है इसमें। तो इस तरीके का जम्मू वर्सेस कश्मीर या हिंदू वर्सेस मुस्लिम मुझे समझ नहीं आती। मैं एक शब्द में पूछना चाहूंगा फारूक अब्दुल्ला जी से और उनके जो प्रवक्ताओं से, अरे आप इतनी नफरत क्यों करते हैं भारतीय जनता पार्टी से और विशेषकर हिंदू समाज से? अरे भाई, मैं तो बात करूंगा कि हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं, उसमें चाहे उनका धर्म जो भी, आपको नफरत क्या है इनसे? और मुझे समझता है कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है कि वो जिसे कहते हैं वो कंट्रोल निकल गया अंगूठे के वहां से, एक बाई डिफॉल्ट एंड बाई डिफॉल्ट और बाई फ्रॉड जिसे कहते हैं जम्मू कश्मीर में सत्ता में बने रहना, धर्म की राजनीति करना, क्षेत्र की राजनीति करना, पंथ की राजनीति करना, वो अब चलेगा नहीं। इसलिए इस बेतुके ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी इसे फ्रस्ट्रेशन से ताबीर कर रही है, इस पर इमरान नबीदार साहब का रिएक्शन लेना जरूरी है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, इसी के साथ ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है और आज हम चर्चा करें फारूक अब्दुल्ला की तरफ से दिए गए बयान को लेकर। हिंदू बहुल राज्य को लेकर जम्मू कश्मीर के हवाले से बयान दिया है, जिस पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। कई खास मेहमान मौजूद हैं। इमरान नबीदार साहब, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ कहा उसका तो जवाब दीजिएगा, लेकिन इसके अलावा एक सवाल और उठ रहा है, वो ये कि जब कोई नुमाइंदा, वो भी बड़ा लीडर, इस तरह की बात करता है, हिंदू मुस्लिम के हवाले से बात करता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे ये मैसेज भी जाता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की बात हो रही है तो कहीं जमीनी सतह पर तनाव ना दिखने लगे, इसकी भी गुंजाइश हो जाती है? देखिए, इससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं ये जो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव है उनसे उनके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। इनने बात की कम्युनल पॉलिटिक्स की। ये सबसे बड़ी आयरनी है कि बीजेपी हमको ब्लेम कर रही है कम्युनल पॉलिटिक्स के लिए, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का नारा ही है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। ये हमारा बेसिक नारा पहले भी था, कल भी था और आज भी रहेगा और कल भी रहेगा इंशाल्लाह। दूसरी बात जो इन्होंने जो है बात की कि मुसलमानों के लिए इतने स्कॉलरशिप इतने पर, आप मुझे बताइए जो अभी रिसेंट बजट बजट प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट में, वहां मुसलमानों के लिए जो माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के लिए आपने तो आधे से ज्यादा फंडिंग कम कर दी। अभी रिकॉर्ड देखिए आप, मैं कहीं घर की बात नहीं कर रहा हूं, आधे से ज्यादा फंडिंग कम कर दी। दूसरी बात, आप मुझे बताइए बीजेपी में एक एमपी और एमएलए कोई मुसलमान दिखाई आप मुझे तो ये क्या बात करते हैं? इनके पास कौन मुस्लिम लीडर है जो नेशनल लेवल का लीडर हो, जिसको ये आगे चलाए और आगे बढ़ाए? कोई है मुस्लिम लीडर? पॉलिटिक्स, कम्युनल पॉलिटिक्स का तो हेड जो है, कम्युनल पॉलिटिक्स का जो ताज है वो बीजेपी ने पहना है और हम इस कम्युनल पॉलिटिक्स के खिलाफ है। और डॉक्टर साहब ने अगर बात की, उन्होंने फिगर्स की बात की। देखिए, ये प्रॉब्लम आप ये एक्सेप्ट करें या ना करना चाहे, जम्मू कश्मीर स्टेट एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। मुझे आज पता है कि आज हर किसी को प्रॉब्लम होती है मुस्लिम नाम सुनने से, बट ये एक फैक्ट है, इस फैक्ट को कोई चेंज नहीं कर सकता है। 65% मुसलमान यहां पे रहते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ जितने भी हैं वो हिंदू और बाकी रिलीजन्स है। तो उसमें इफ ही हैज स्टेटेड अ पर्टिकुलर फैक्ट, मुझे समझ नहीं आ रही है प्रॉब्लम क्या, ये कैसे कम्युनल टोन हो गया? कम्युनल आप जो आपकी हरकतें हैं वो तो सीधे अयान है, आपने किस मुसलमान के लिए क्या काम किया। बाकी जो आपका सवाल था कि डॉक्टर साहब ने, आप देखिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट था जब अमित शाह जी ने जो इंटरव्यू दिया था कि जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो गए। हम तब से 4 साल से ये जो है सिर्फ यही नैरेटिव चल रहा है, इलेक्शन होंगे फिर उसके बाद स्टेटहुड देंगे। पहले बोला था पहले स्टेटहुड देंगे फिर इलेक्शन करेंगे। हाँ। अभी 4 साल फिर बोला कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये कॉल लेनी है। इससे पहले आपने भी देखा जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उन्होंने उस पर क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि दे आर रेडी।
पोलिंग, एक सेकेंड, उनका पोलिंग बूथ जल्दी तक complete आइडेंटिफाई करिएगा, है, हाँ, इलेक्टोरल रोल्स तक सब कंप्लीट है। तो ये अब अमित शाह जी बोल रहे हैं अब जो है ही इज पुटिंग द बॉल बैक इन देयर कोर्ट, ये जो आपके इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में, तो ये पिंग पोंग चल रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम किसको हो रही है, कौन सफर कर रहा है? वो सफर कर रहा है आम एक इंसान, जम्मू का हो, डोगरा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कश्मीर हो, हम सब सफर कर रहे हैं बिकॉज देयर इज पॉलिसी पैरालिसिस। जी, लेकिन आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने कंटेस्ट तक ही रह गए आप, क्योंकि जब हमने सवाल ये किया था कि अगर नुमाइंदा इस तरह की बात अगर करता है हिंदू बहुल और मुस्लिम बहुल इलाकों के बदलने को लेकर, तो क्या इसका इम्पैक्ट आपको नहीं लगता कि तनाव के रूप में आने वाले दिनों में दिखेगा? क्योंकि लोग फिर परेशान भी होने लगते हैं। ऐसा कई जगह देखने को भी मिला। रविंद्र शर्मा साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, आप अपना रिएक्शन दीजिए, फिर उसके बाद एडवोकेट पठानिया साहब का मैं रुख करूंगी, क्योंकि वो भी इशारे कर रहे थे कि इमरान नबी डार का वो जवाब देना चाहते हैं। रविंद्र शर्मा साहब, मैंने पहले कह दिया कि इस किस्म की बयान से मैं सहमत नहीं हूं। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है। मैंने इशारे में कह दिया, भारतीय जनता पार्टी बैठाने में तो उनका मुख में राम बगल में छुरी है, नारा तो उनका एक पठानिया जी भूल गए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भी है, लेकिन करने में और कथनी में बहुत फर्क है। मैंने जम्मू कश्मीर की मिसाल दी कि यहाँ जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी जम्मू रीजन में है, उसकी मिसाल तो एकजुट वाले अपनी तरफ से देते हैं, लेकिन माइनॉरिटी की बात जहां तक वो कहते हैं, मैं समझता हूं कि स्टेट माइनॉरिटीज में उस पर क्यों पेशरफ्त नहीं हुई। रोहिंग्यास की बात इन्होंने बहुत जोर शोर से उठाई कि बहुत सिक्योरिटी थ्रेट है जम्मू को, 9 साल से सेंटर में है। जब चुनाव आता है तो ये बात उठ जाती है, फिर वो रीएलोकेट क्यों नहीं हुए? उन्होंने कहा कि ये जम्मू के लिए खतरा है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है, इसलिए ये टाइम बम बन सकते हैं, ये ह्यूमन बम बन सकते हैं। बहुत जोर जोर से केंद्रीय मंत्री इनके भी उठाते रहे। हाँ। लेकिन हुआ तो उसमें कुछ नहीं, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हुआ कुछ नहीं। फारूक अब्दुल्ला साहब को लगता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ये कर सकते हैं जो कर रहे हैं। वो हाँ। वोट के लिए हिंदुओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन करने में वो कुछ करते नहीं माइनॉरिटीज के लिए, माइनॉरिटी स्टेटस की बात नहीं करते। और हमने तो कहा था कि केपीज को अगर आप देना चाहते कश्मीरी पंडित को, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दीजिए, वो कश्मीर से चुने जाएंगे। नॉमिनेशन की बात करते हैं, इसलिए बीजेपी भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है, और इस तरह की वोट बैंक पॉलिटिक्स से हम सहमत नहीं हैं। हम तो ये समझते हैं कि देश भर में जिस तरह का माहौल बन रहा है उसमें सबको प्ले नहीं करना चाहिए, और उसका मुकाबला नफरत का नफरत नहीं हो सकता, वो सेकुलरिज्म भाईचारा ही हो सकता है। और जो गलत नीतियां किसी की भी हैं वो उसको समर्थन नहीं करते। एडवोकेट पठानिया साहब, आपका रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया। इमरान नबी डार साहब ने जो बात कही कि जो कम्युनल हार्मनी और कम्युनल सांप्रदायिकता की बात जो करते हैं, वो खुद सर का ताज लिए बैठे हैं। पहले उन्होंने एक सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कोई मुस्लिम एमएलए या एमपी बताए। इमरान नबी साहब पेन कॉपी लेके लिखें, शायद आपका जनरल नॉलेज को इतना वीक है। आपके ध्यान में रहे कि इंजीनियर गुलाम अली घोटाला जम्मू कश्मीर से ही भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे एमपी हैं, और इंजीनियर अब्दुल गनी कोहली भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पे ही एमएलए बनके और फॉरेस्ट मिनिस्टर थे। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे टुलेल टंगधार में डीडीसी की चुनाव जिसे कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम लोग, मुस्लिम बहुल, मुस्लिम 100% मुस्लिम मेजोरिटी क्षेत्रों में जीते। अब ये मैं इसे कंक्लूड करूंगा, देखें इनको समझना चाहिए। नहीं, आपने देश की बात की, सर लोकसभा मैंने विधानसभा बताया आपको, इंजीनियर अब्दुल गनी कोहली का डीडीसी मेंबर आपको बता रहा हूं। यू आर टेलिंग कि बीजेपी की मैंडेट एक बताया। अब सुन लो मेरी बात, देखें इमरान नबी साहब कहीं देखें, दिल पे हाथ रख के देखें, दिल पे हाथ रख के एनालाइज करें कि क्या बात कर रहा था पार्लियामेंट। दिल पे हाथ रख के एक बात बताएं कि मैं नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट एक्यूज कि सिर्फ कांग्रेस ने आपको धारा 370 दी, पूरे देश में उस वक्त कॉन्सेंसस बना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उसी पार्लियामेंट का नतीजा थे, धारा 370 एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, इसको पास रखेंगे। लेकिन आपने जो नफरत की राजनीति की, वो धारा 370 ऐसे लगा कि ऐसे ये पॉलिटिक्स ऑफ ब्लैकमेल उससे चला। आप देखें पूरे देश का पार्लियामेंट्री डेलीगेशन कश्मीर में जाता है, वो गिलानी साहब कुंडी लगा के अंदर से बैठ जाता है। प्रधानमंत्री जी 80,000 करोड़ देते हैं, आप कहते हैं मसला कश्मीर हल करो। महबूबा मुफ्ती आप यहाँ पर गिलानी साहब की बात क्यों ला रहे हैं? आप गिलानी साहब की बात क्यों ला रहे हैं यहाँ पे? महबूबा मुफ्ती को मैं क्या कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठा हूँ यहाँ पर? जो इकोसिस्टम आपने बनाया है, ये जो इकोसिस्टम हमने नहीं बनाया, इकोसिस्टम कम्युनल इकोसिस्टम आपने बनाया पूरी कंट्री में, ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है। आप देखिए पूरा पोलराइजेशन पॉलिटिक्स का जो स्टार्च लगा के है, वो सिर्फ बीजेपी के पास है, वो हमारे पास नहीं है, और आप हम पे ब्लेम कर रहे हैं।
have some etiquette. This is a problem with you. I've not interrupted you. Please अपने टर्न पे बोले प्लीज। एटिकेट तो ठीक है, बट आई नीड टू कॉन्ट्रडिक्ट योर, बिकॉज़ आप गलत बयान नहीं कर रहे हैं ना। आपने बोला आप हमको वी आर अ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी, आप हमको बोल रहे हैं कि ये गिलानी साहब की बात हमको क्या रिलेशन है? डाउट हियर, दिस इज योर बिगेस्ट। आपको लगता है पूरा कश्मीर से आप दुनिया चलाते हैं, दुनिया की बात सुनेंगे? सुन ले प्लीज, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको मुफ्ती जी को चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का बनाया, वो कहते हैं देश का झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो देखिए इस माइंडसेट से कम निकलना होगा, और देश की मुख्य धारा में आपको बात करनी होगी। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वाली बातें कब तक करेंगे आप? ये कितने दशक हो गए आपको ये बात करते हैं? कभी पहाड़ी की बात करते हैं, कभी गुज्जर की बात करते हैं, अभी लामा की बात करते हैं। वो गुज्जर मेरी जिसे कहते हैं नानी थी, मेरी दादी थी, उसमें प्लीज कम आउट ऑफ इट। ये आज मोदी के टाइम का भारत है, यहां पर ये देश वाली जिसे कहते हैं धर्म वाली राजनीति नहीं चलेगी। यू नीड टू बी प्रोग्रेसिव। आपको डिलीवरी दिखाना पड़ेगा साहब, क्या आपको देश का कद बढ़ाना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर का कद बढ़ाना मोहम्मद पड़ेगा। अमीर डार साहब, आपका रुख मैं करूंगी, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये मोदी का भारत है, ये पहले वाला भारत नहीं है, और इस भारत में जो गलत चीजें होंगी उसे रोकने की जरूरत होगी। इसके अलावा कांग्रेस का ये कहना है कि फारूक अब्दुल्ला की तरफ से दिए गए बयान से वो सहमत इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा भारतीय जनता पार्टी कर नहीं सकती, और ऐसा कोई उनको लगता नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है। आज इसी मुद्दे पर एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए प्राइम डिबेट इंडिया में रुकना चाहते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। News 18 Network। आपका स्वागत करते हैं, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया, और कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। अमीन डार साहब, जो कि कुछ देर पहले ब्रेक पर जाने से पहले कुछ कहना चाहते थे। सबसे पहले पीडीपी का ही रुख कर लेते हैं। अमीन डार साहब, क्या कुछ आप कहना चाहते थे, जरा बताइएगा, क्योंकि अभी सीधे तौर पर पठानिया साहब ने कहा कि ये मोदी जी का भारत है, वहीं कुछ देर पहले रविंद्र शर्मा जी ने कहा कि जो बात फारूक अब्दुल्ला साहब ने कही उससे वो सहमत नहीं है, और आपने सहमति जताई थी कुछ देर पहले। देखिए, मैंने सहमति जताई थी इसलिए कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, जब से सरकार गिराई, बीजेपी ने यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराया, तब से जो भी वाकआत हो रहे हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की सरकार को जम्मू कश्मीर का मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेटस होना पसंद नहीं है, उनके हिंदू राष्ट्र के प्लान में ये फिट नहीं हो रहा है। इसलिए बार बार कोशिश की जा रही है कि इसको मुस्लिम माइनॉरिटी स्टेट बनाया जाए, ये एक स्टेट को भी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट नहीं रहने दिया जाए। और अगर हम मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है तो उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी ऐसा क्या हो रहा है सर, ये भी बताइए ना। आप सुनिए, जहां तक सवाल है जेनोसाइड का, एक हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि जेनोसाइड हुए, सबसे बड़ा जेनोसाइड जम्मू में मुसलमानों का है, जहां लाखों मुसलमान कत्ल किए गए 47 के बाद। कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं हुआ, कश्मीर ने मिसाल कायम कर दी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आज सवाल बीजेपी का, ये जो मुल्क की, ये दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम, ये पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी, जिनके कम्युनल पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स का हेट है, ये भी दुनिया भर को पता है। और वही हेट पॉलिटिक्स से, जो इमरान साहब ने सही बोला कि इनका कश्मीर में शायद एक आध एमएलए एमपी रहा हो, लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया में कहीं को ये टिकट भी उस मुसलमान को नहीं देते। इसलिए यहां अगर मुसलमान चाहते हैं कि यहां हमें जम्मू के हिंदू से कोई प्रॉब्लम नहीं, जम्मू के हिंदू को कश्मीर के मुस्लिम से कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां जो है वो है, लेकिन बाहर से लाके जमीनें खाली करके बाहर के लोगों को यहां का डेमोग्राफी चेंज करना, उससे हमारी प्रॉब्लम है। और जो वाकआत हो रहे हैं आज तक, जो हुआ, जो यहाँ पे ये कहते हैं जेनोसाइड्स, अब गुजरात की भी बात कभी कहें 2002 में वहां क्या हुआ, हिंदुस्तान के मुसलमानों की क्या बाकी, उनको स्टेप मेथोडोलॉजी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उससे यहाँ सीधे आजकल हर बच्चे के पास लैपटॉप है, फोन है, इंफॉर्मेशन फ्लो है, सबको पता है क्या कुछ हो रहा है और क्यों हो रहा है। इसलिए ये बताएं कि उनका स्लोगन है सबका विकास सबका साथ, लेकिन साथ साथ में उनका ये भी है कि मुसलमानों और जम्मू कश्मीर का विनाश भी शामिल है, जो ये कर रहे हैं पिछले सालों से। यही मुझे कहना है। ठीक है, बहुत बड़ी बात कह दी, जम्मू कश्मीर में मुसलमानों का विनाश, इस नारे को आपने जोड़ा है, इस पर मैं प्रतिक्रिया लूंगी। लेकिन अंकुर शर्मा साहब जो बात उठा रहे थे, नरसंहार की बात कर रहे थे, उस पर जवाब मोहम्मद अमीर डार साहब ने दिया था। मैं चाहती हूं अंकुर शर्मा साहब, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो भाजपा हिंदू एम्पावरमेंट या जम्मू संभाग, जो राष्ट्रवादी संभाग है, उसकी एम्पावरमेंट के बारे में सोच रही होती है, कर रही होती है, जिस तरीके का आरोप लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
तो फिर जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन 2011 के फ्रॉड फज्ड एंटी जम्मू एंटी हिंदू सेंसस के बेसिस पे नहीं करती। भाजपा की लिखित पोजीशन है डिलिमिटेशन कमीशन के सामने। एकजुट जम्मू पार्टी ने एक्सपोजे किया, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने भी ये बात रखी कि जम्मू कश्मीर में तमाम सेंसस ऑपरेशंस, चाहे वो 2001 का हो, 2011 का हो या प्रीवियस हो, फ्रॉड थे, फज्ड थे, ये इंश्योर करने के लिए कि कश्मीर बेस्ड मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में ही सत्ता रहे। तो अगर एब्रोगेशन के बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज 2021 के सेंसस के आधार पर करवाई गई होती तो ये कहा जा सकता था कि जम्मू संभाग को, हिंदुओं को एम्पावर करने की दिशा में भाजपा ने कोई कदम उठाया है। 2011 के प्रो कश्मीर एंटी जम्मू एंटी हिंदू सेंसस को आधार बना के डिलिमिटेशन करवा दी, 47 सीटें कश्मीर को दे दी, 43 सीट पे जम्मू को केवल सीमित रख दिया। तो जब सत्ता की बागडोर आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कानूनी इंटरवेंशंस करके कि वो कश्मीर को मिले, तो किस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि हिंदू एम्पावरमेंट हो रही है। दूसरा, जम्मू कश्मीर के इतिहास में हिंदू नरसंहार एक सत्य है। जम्मू संभाग में और कश्मीर का जो हिंदू है वो पिछले 30-35 सालों से ये कह रहा है कि आधिकारिक तौर पे भारत सरकार इस नरसंहार को नरसंहार घोषित करे। आज तक भारत सरकार ने मुस्लिम अपीसमेंट के चलते इस नरसंहार को नरसंहार घोषित नहीं किया। तो किस तरीके से हिंदुओं की एम्पावरमेंट हो रही है। मुस्लिम कंसोलिडेशन भारत सरकार जम्मू कश्मीर में कर रही है लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन के जरिए। आपने देखा होगा डिलिमिटेशन कमीशन ने अनंतनाग कंस्टिट्यूएंसी को रिकास्ट किया और जम्मू संभाग के मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज राजौरी और पुंछ को कश्मीर के साउथ कश्मीर के एरियाज के साथ जोड़ के एक नई कंस्टिट्यूएंसी बना दी। देखिए यही शेख अब्दुल्ला का सपना था ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर का, कि जम्मू संभाग के मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज को फिजिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, पॉलिटिकली, लेजिस्लेटिवली जोड़िए। अब देखिए साउथ कश्मीर जो अलगाववाद का हब है वो डायरेक्ट फिजिकल बाउंड्री पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं करता, लेकिन इस तरीके से राजौरी और पुंछ को अनंतनाग के साथ जोड़ के एक लेजिस्लेटिव स्फीयर आपने क्रिएट कर दिया जो डायरेक्टली रन्स डाउन डीप इनटू पाकिस्तान। तो ये तमाम वो ऐसी लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशंस हैं जिसके जरिए जम्मू कश्मीर को पुनः जो है वो ऐसी परिस्थिति में लाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग को, राष्ट्रवादी संभाग को, जो राष्ट्रवादी लोग हैं उन्हें होस्टेज बना के रख दिया जाए एट द हैंड्स ऑफ हाफ सेपरेटिस्ट या सेसेशनिस्ट। तो मुझे ये लगता है कि दोनों तरफ से राजनीति चल रही है। फारूक अब्दुल्ला अपने हिसाब से कम्युनलाइज करने का काम कर रहे हैं और फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट का फायदा उठा के भाजपा अपने आप को हिंदुओं के ठेकेदार के रूप में बना के पेश करने का प्रयास कर रही है। लेकिन अगर आप डीपर स्क्रूटनी करें, एक्चुअल जो चीजें हुई उन्हें देखें, तो यू विल रियलाइज कि जम्मू संभाग में हिंदू डिसएम्पावरमेंट, नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करना, देश की एकता और अखंडता पे कोई कार्य न करना, लैंड जिहाद या डेमोग्राफिक असॉल्ट के खिलाफ कोई कदम ना उठा के, ये सब चीजें ऐसी हैं जो देश को, राष्ट्रवादी समाज को जम्मू कश्मीर में कमजोर करने का काम कर रही है। ठीक है, रविंद्र शर्मा साहब कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, उन्होंने अपने ढंग से कहा, मैंने ये पहले ही कहा कि फारूक अब्दुल्ला साहब को लग रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से इविक्शन ड्राइव या कहीं पे उनको शायद लगता हो कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा केंद्र सरकार की ये है, इसलिए उन्होंने अपने ढंग से कहा। जब वोट बैंक की राजनीति की है, मैं उसे असहमति जता चुका हूं, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ। देश के बड़े बड़े पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री जैसे लोग भी जब ये कब्रिस्तान और शमशान घाट की बातें करेंगे, और यूपी के चीफ मिनिस्टर तो शरेआम प्रचार में कहते थे कि 80-20 का मुकाबला है। तो इसलिए ये राजनीति के हम बिल्कुल खिलाफ हैं, वो इधर से हो, जो उधर से हो, किसी पार्टी से हो, ये विभाजनकारी राजनीति है और ये नफरत की राजनीति है। देश सेकुलर है और कोई भी आदमी वही सवाल समझने की जरूरत है, इसी को समझने की जरूरत है। रविंद्र शर्मा साहब, आपने जो बात अभी कही, इसी हवाले से हमने इनसे से सवाल पूछा था कि अगर कोई नुमाइंदा इस तरह का बयान देता है, चूंकि आप भी सीनियर लीडर हैं, कोई बड़ा नुमाइंदा इस तरह का बयान देता है, किसी पार्टी का नुमाइंदा, उसे पूरे एरिया के लोग देखते हैं, जानते हैं और फॉलो भी करते हैं। अगर वो इस तरह का बयान हिंदू मुस्लिम को लेकर करता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि जमीनी सतह पर कुछ तनाव जैसी स्थिति भी की गुंजाइश हो सकती है ऐसे बयानात से? सुनिए, तनाव जैसी स्थिति हो सकती है और ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसके मैं साथ साथ ये भी कहूंगा कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की और मौजूदा सरकार की हर जो कदम है उसको शक की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि कई ऐसी चीजें हुई हैं जो आपने स्टेट तोड़ दी और फिर आप शर्तें रखते हैं, इलेक्शन होगा, सब नौमन तेल होगा, राधा नाचेगी, कि भाई आपने उस वक्त तो पार्लियामेंट में नहीं कहा था कि आपने कहा जल्द स्टेट दे देगी। स्टेट का क्या था? स्टेट तोड़ के कौन सा आपने आतंकवाद खत्म कर दिया? जितने मैंने कहा कि माइनॉरिटी के लोग पिछले 10-12 सालों में भेजे गए थे, वो वापस आ गए। लेकिन मैं ये कहता हूं, जब उच्च पदों पर बैठे हुए लोग इस तरह के बयान दे, ये बहुत, मैं समझता हूं कि शर्मनाक है इस देश के लिए। जब 80-20 की बातें करें, उनको कोई नहीं पूछता। कब्रिस्तान और शमशान घाट की बात करें, उसको कोई नहीं पूछता। आज डॉक्टर साहब ने इस तरह की बात कर दी, वो भी बात गलत है।
कि लेकिन उनको लगता होगा कि ये जो जमीनें खाली करवा रहे हैं इसमें कई बार से लोग बसाएंगे, क्योंकि 370 खत्म करने के बाद जरूर एक सेक्शन को ये लगता है कि यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, जो प्रयास है। लेकिन मुझे ये लगता है कि नाअहल है बीजेपी, जो हिंदुओं को, माइनॉरिटी को बचा नहीं सकती, वो कहाँ सक्षम है कि ये हिंदू मेजॉरिटी राज्य हो जाएगा। मैं इसलिए असहमति भी जताता हूँ और इस राजनीति से भी असहमति जताता हूँ, चाहे वो बीजेपी की हो, आरएसएस की हो, किसी और पार्टी से हो। मगर इस तरह का मुझे लगता नहीं, ये इनके नारे इस तरह के हैं हिंदुओं के कि ये बिल्कुल ठीक कहा कि एक तरफ से बयान आएगा, उधर से हिंदू खुश हो जाएंगे कि बीजेपी कर तो कुछ नहीं रही, हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू शहीद हो रहे हैं, लेकिन शायद कोई हिंदू मेजॉरिटी स्टेट बना दे। तो मुझे नहीं लगता कि फारूक साहब के इस बयान से बीजेपी को और फायदा हो सकता है। और फारूक साहब को जब उनको लगता होगा कि मुस्लिम मेजॉरिटी लोगों को लगता होगा कि क्या यही मंशा है 370 तोड़ने की, क्या यही मंशा है जो एविक्शन ड्राइव हो रही है कि जमीनें खाली करके पता नहीं बिहार से यूपी से कहीं से लोग लाएंगे, ऐसा तो नहीं लगता मुझे। लेकिन हिंदुओं को बचा नहीं सकती बीजेपी सरकार में, यहां से लेके यूटी से लेके केंद्र तक है। कुछ बातें और भी साथियों ने कही, चाहे कुछ हद तक सहमत हो सकता हूं, कुछ हद तक नहीं सहमत हो सकता, लेकिन मुझे उनकी नीतियां नहीं लगती। हाँ, एक राजनीति जरूर है कि वोट बैंक हमारा बना रहे, उसके लिए नारे जरूर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका ही सीधे तौर पर ये कहना है कि जब कश्मीरियों को सिक्योरिटी नहीं दे सकती बीजेपी, तो ये इतनी बड़ी बात जो फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं वो कहां करने में सक्षम है। इसके अलावा एक और सवाल आपने उठाया जिसका जवाब भी जरूरी है। आर एस पठानिया साहब, कांग्रेस ये कह रही है, जम्मू कश्मीर कांग्रेस का सीधे तौर पर ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू कश्मीर में एक एक कदम जो उठा रही है उसको शक की निगाह से देखा जा रहा है। अगर एक राजनेता जम्मू कश्मीर का इस तरह की बातें करता है तो जाहिर सी बात है वहां पर उन्होंने कुछ सुना होगा, देखा होगा, लोगों से बात की होगी। तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया को या फिर तरीकेकार को शक की निगाह से देखना, यह भी तो बड़ा सवाल है। अगर कोई रियासती पार्टी ऐसा कह रही है तो बड़ी बात है ये। पठानिया साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। हाँ जी, मेरा एक विनम्र निवेदन और एक सलाह है कांग्रेस को, और विशेषकर माननीय रविंद्र शर्मा जी को, बड़े प्रखर वक्ता है, कांग्रेस को जरा समझाएं कि कांग्रेस कृपा करके कश्मीर पे और धारा 370 पे कम से कम एक स्टैंड ले। दे शुड बी ऑन दिस साइड और दैट साइड ऑफ द रिच। कभी उधर जाते हैं, कभी ये पीछे जाते हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है इसमें। मेरा इसमें इतना एक बड़ा ये एक जो ऐसा कमेंट है, जितनी भी निंदा की जाए इसकी, और मुझे हैरानी की बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मित्र हमारे इसको डिफेंड कर रहे हैं। वी शुड हैव सेड कि सर ये कहीं एट हीट ऑफ द मोमेंट फारूक अब्दुल्ला साहब ने धर्म विशेष के विरुद्ध ऐसी टिप्पणी की होगी, उसमें यू शुड से सॉरी। आपको आप इस पे भी, वो जिसे कहते हैं एक करेला दूसरा नीम चढ़ाए, पिंपल ओवर एन अल्सर, आप इस पे भी बहस कर रहे हैं। इसमें बहस की गुंजाइश कहाँ है? हाउ इज इट? देखें, आप आंकड़े से बात करें, तथ्य से बात करें, मिनॉरिटी की बात करें। मोदी जी मिनॉरिटी के क्यों, व्हाई डोंट यू सेलिब्रेट? एक देश का नोटिफाइड मिनॉरिटी इस देश का प्रधानमंत्री है, तो ये मिनॉरिटी और मुस्लिम जिसे कहते हैं मुस्लिमाइजेशन कार्ड जी। पठानिया साहब, इस बात को लेकर तो आप पहले भी अपनी राय जाहिर कर चुके हैं। अभी जो बात रविंद्र शर्मा साहब ने कही उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहते थे। देखिए, मैंने रविंद्र शर्मा जी को कह रहा हूं बिल्कुल कि ये 6-7 दशकों में दी वे जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन रन। जम्मू एंड कश्मीर में परिस्थिति बिगड़ी है, परिस्थिति सुधरी नहीं है। अब 5 अगस्त 2019 को यह बड़ा एक सर्जिकल स्ट्राइक है, और इस सर्जिकल स्ट्राइक में पूरे देश को, जैसे उस वक्त नेहरू जी ने कहा धारा 370 तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उनके साथ खड़ी हो गई, तो कम से कम इस 5 अगस्त 2019 वाले सर्जिकल स्ट्राइक में हर पॉलिटिकल पार्टीज और विशेषकर कांग्रेस, चूंकि एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस शुड सपोर्ट इट। कांग्रेस को क्या ये धारा 370 वाले सर्जिकल स्ट्राइक, और कांग्रेस अभी तक अपने जैसे कहते हैं, मैंने पहले कहा कि अपना स्टैंड तय नहीं कर पा रही। वो कहते हैं राहुल गांधी जी, वो कह रहे हैं वो वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन, हम धारा 370 को नहीं करते, जिस तरीके से वो निकाला गया उसको कंडेम कर रहे। ये क्या बात होगी इसमें? क्या आप धारा 370 गई आई, उस पे आप अपना कमेंट नहीं करेंगे? दी वे इट हैज बीन डन, वी कंडेम इट। देखें, माय पॉइंट रिमेंस कि अब तो ये जो परिसीमन वाली बात कर रहे हैं, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी के कदम को शक की निगाह से देखा जा रहा है। एब्सोल्युटली नॉट। मैंने कहा कि अभी 3 वर्ष ही हमें हुए हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी बात है, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादी ताकतों का पनपना, राष्ट्रवादी ताकतों का फलना और फूलना, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवाद का फलना और फूलना,
जम्मू कश्मीर में आतंकवादी, जिसे कहते हैं विघटनकारी और जिसे कहते हैं नफरत फैलाने वाले लोगों के हाशिया, जिसे कहते हैं मार्जिनलाइज करना, उनको साइड पे करना, उसके बाद जम्मू कश्मीर को विकास की दर पे ले जाना, और ये जो हिंदू मुस्लिम जम्मू कश्मीर लद्दाख कारगिल, ये जो पहाड़ी, इस सारे गैप को दूर करना ये सरकार का प्रायोरिटी है। एंड वी होप कि अंकुश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि वो दोनों पहलू को रख रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अंकुश शर्मा साहब, ये 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर को एकजुट पार्टी, और अंकुश शर्मा कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये अंत में अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में ये कहना चाहूंगा कि फारूक अब्दुल्ला जी ने जो ये स्टेटमेंट दी है, ये इटसेल्फ इज अ जेनोसाइडल स्टेटमेंट इन नेचर। मतलब ये एक कम्युनिटी की अदरिंग करने वाली ही बात है। अब वो हिंदू जो कश्मीर में रह रहे हैं, जो टारगेटेड किलिंग्स फेस कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट के बाद उनकी सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा? मुझे बताइए कि एक सिग्नल है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हिंदू मेजॉरिटी कन्वर्ट करने का प्रयास कर रही है, तो फिर आतंकवादियों को, अलगाववादियों को, वहां के समाज को किसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, किसको खत्म करना है, किस पे अटैक करना है? ये स्टेटमेंट ऐसी पृष्ठभूमि में, जिस पृष्ठभूमि में ये तय है कि अगर आप हिंदू हैं तो कश्मीर में गोली आपको खानी पड़ेगी, और बहुत सारे हमारे कश्मीरी हिंदू भाई या हमारे दलित समाज के लोग जो कश्मीर में नौकरी कर रहे हैं, वो आज भी जम्मू में बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें सुरक्षा नहीं है। तो देखिए, 2001 तो इस संबंध में आपको देखना है कि ये इटसेल्फ एक डिक्लेरेशन है, इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ असॉल्ट या इंसाइटमेंट एटलीस्ट करने वाली है। तो 2019 के बाद की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए 2019 के बाद हम नॉर्मली 370-35 की एब्रोगेशन के बाद की बात करते हैं। तो मेरा ये कहना हमेशा से एकजुट जम्मू पार्टी का ये स्टैंड है कि देखिए 370 और 35 की एब्रोगेशन के लिए स्वयं हमने भी संघर्ष किया ग्राउंड पे। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी पार्टी गई थी। 370-35 का खत्म होना अनिवार्य था, जरूरी था, संविधान की मूल भावना को जम्मू कश्मीर में रिस्टोर करने के लिए अनिवार्य था। लेकिन 370 और 35 की एब्रोगेशन को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के लिए आपको 10 कदम और अगली दिशा में उठाने थे। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि भारत सरकार ने रिवर्स डायरेक्शन में गियर डाल दिया और 370 और 35 को बैकडोर से किस तरीके से रिस्टोर कर सकते हैं उस दिशा में चलने लगे। मैं 2 एग्जांपल्स दूंगा, सैकड़ों एग्जांपल्स हैं जिससे साबित होगा कि रिवर्स डायरेक्शन में सरकार चल रही है। देखिए 370 और 35 के चलते हिंदुस्तान के नागरिक जम्मू कश्मीर में ना नौकरी प्राप्त कर सकते थे, ना जमीनें खरीद सकते थे, ना प्रॉपर्टी का राइट था, ना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का राइट था। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी लीडरशिप के दबाव में आके एप्लीकेशन के तुरंत बाद भारत सरकार ने डोमिसाइल लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया और कह दिया कि हिंदुस्तान का नागरिक जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता अगर वो 15 साल के लिए लगातार यहां नहीं रह रहा है। 15 साल की रिक्वायरमेंट इंट्रोड्यूस कर दी। हिंदुस्तान की नागरिकता किसी अमेरिकन सिटीजन को लेनी है तो नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के जरिए केवल 11 वर्ष का समय लगता है। तो एक डिक्लेरेशन है कि आप जम्मू कश्मीर में अभी भी जाके सरकारी नौकरियां नहीं ले सकते। प्रैक्टिकली अब प्रॉपर्टी के संबंध में यह है कि अगर आपको जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो आपको तहसीलदार से एग्रीकल्चरिस्ट होने का सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ेगा। एग्रीकल्चरिस्ट होने का सर्टिफिकेट आपको कोई व्यक्ति, कोई तहसीलदार तभी देगा अगर आपकी फैमिली या आप स्वयं खुद जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी लैंड ओन कर रहे हैं। तो 370 और 35 से पहले देश का कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी लैंड ओन नहीं कर सकता था, तो उसे एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो आपको यहां पे जमीन खरीदने की परमिशन ही नहीं मिलेगी, आपको फर्द कटा के नहीं मिलेगी, रजिस्ट्री नहीं होगी। ये मैंने स्वयं अभी फेस किया बहुत सारे केसेस में, इसलिए कोई अतिशयोक्ति नहीं है या किसी एकेडमिक डिस्कशन में मैं नहीं बैठा हूं। मेरे पास लिस्ट है उन लोगों की जिन्होंने जमीन खरीदना चाहिए हिंदुस्तान के नागरिकों ने, लेकिन इलीगल तरीके से तो देखिए पुनः वो सिस्टम रिस्टोर जम्मू कश्मीर में किया गया। तो 2019 के बाद का जम्मू कश्मीर मुझे लगता है कि जिस तरीके का हम सोच रहे थे एब्रोगेशन के बाद होगा वैसा नहीं है। राष्ट्रवादी समाज को डिसएम्पावर किया जा रहा है। जम्मू संभाग को फर्स्ट सेंसस के आधार पर, इसका मतलब ये है कि जो सरकार से जो आपको उम्मीदें थी वो उन उम्मीदों पर सरकार खरा नहीं उतर पा रही जम्मू कश्मीर को लेकर। आप गृह मंत्री की स्टेटमेंट देखिए, हरियाणा में सूरज कुंड में डीजीपीज और होम सेक्रेटरीज की मीटिंग में गृह मंत्री कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक नया युग प्रारंभ हो गया है पोस्ट एब्रोगेशन और आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो गया, लास्ट लेग पे है। और 2 दिन के बाद यूनियन एडिशनल होम सेक्रेटरी, उन्हीं के सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशंस की काउंटर टेररिज्म कमेटी को एक डोजियर सबमिट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, जिसमें वो कहते हैं कि 2021 के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियों में स्टीप राइज आई है, बहुत वृद्धि हो गई है। तो ये पब्लिकली झूठ बोलते हैं अबाउट द स्टेट ऑफ टेररिज्म इन जे.एंड.के। ये डिनायल मोड में है जहां तक हिंदू नरसंहार का मामला है। लैंड जिहाद, डेमोग्राफिक चेंज, जो फॉल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, विद इन नॉर्दर्न इंडिया फॉल ऑफ जम्मू प्रोविंस, जो हिमालय के इस्लामीकरण के जरिए सनातन के इस्लामीकरण की तरफ जाता है, उस संबंध में ये डिनायल मोड में इनफैक्ट इन सब प्रोसेस को ये फैसिलिटेट करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे बीच मौजूद है। जो बात आप कह रहे हैं बहुत गंभीर सवाल आप उठा रहे हैं। एडवोकेट आरिफ पठानिया साहब, आप ये कह रहे हैं
अभी अंकुर शर्मा की बातें आपने सुनी, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। मैं चाहती हूं कि जल्दी जल्दी आप इसका जवाब दे दें, क्योंकि एक तरफ आप देश में ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जो है वो एकदम हाशिए पर चला गया है, तो डोजियर ये सबमिट किया जाता है कि 2021 से वृद्धि हुई है। अभी अंकुर शर्मा जी की बात सुनी आपने, तो ये झूठ बोल रही है भाजपा, सीधे तौर पर इनका कहना है। और आपका जितना भरोसा था अब इन्हें नहीं है भरोसा उतना। देखिए, उनका एक व्यू पॉइंट होगा, लेकिन हमारा मानना है कि ये सत्य से, तथ्यों से और जिसे कहते हैं जमीनी जो सिचुएशन है उससे बिल्कुल परे है। ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये एक जिसे कहते हैं एक बाई प्रोडक्ट। आऊंगी रविंद्र शर्मा साहब आपके पास भी। दिस इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ स्वीट इमेजिनेशन ऑफ मिस्टर शर्मा। मैं उनको, खैर उनका व्यू पॉइंट है, वी रिस्पेक्ट इट, दैट्स नॉट द केस, बट आई डोंट एंडोर्स इट। और ऐसी कोई बात नहीं है, आपके ध्यान में रहे कि भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष या क्षेत्र विशेष को जिसे कहते हैं फोकस में लेके कोई भी चुनी हुई सरकार, भारतीय जनता पार्टी इज गाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द स्पिरिट ऑफ रूल ऑफ लॉ और द स्पिरिट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, द स्पिरिट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ जिसे कहते हैं भारतीय संविधान के। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो गाइडिंग लाइट है, गाइडिंग पैरामीटर है। और मैं फिर एक बार बोलूंगा कि हम सबको इन वन वॉइस फारूक अब्दुल्ला के स्टेटमेंट का जिसे कहते हैं निंदा करनी चाहिए। तो कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस शुड से सॉरी, फारूक अब्दुल्ला शुड से सॉरी टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री एंड वर्चुअली द सिविल सोसाइटी एंड द एलीट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, जिनके दम पे आज तक, पहले दादा, फिर फारूक साहब, फिर उमर साहब, आज तक जम्मू कश्मीर में अपनी एक शेख डम बोले, फारूक डम बोले या अब्दुल्ला डम बोले, आज तक यहाँ पे चलाते रहे हैं। मुझे लगता है कि हालात या परिस्थिति जिसे कहते हैं अपने हाथों से निकलती देख, मैं फिर दोबारा बोलूंगा नहीं, फिर आपने अंकुर शर्मा जी की बातों पर ध्यान नहीं दिया, शायद आप उनकी बातों से बचना चाहते हैं, जवाब नहीं देना चाहते, मालूम नहीं। रविंद्र शर्मा साहब, आप क्या कुछ कहना चाहते थे? मैं ये चाहता हूं कि बाकी बातें तो उनका व्यू पॉइंट हो सकता है, अंकुर शर्मा जी से शायद मैं सहमत ना हूं, लेकिन जो रिपोर्ट उन्होंने कही है ये तो सही बात है। ये डोजियर की बात, ये तो कोई गलत बात नहीं है, दिस इज फैक्ट। जो और उसी चीज को डिनाई कर रहे जब पठानिया साहब मान नहीं रहे, और उसके बाद उससे बड़ी हरकत मैंने कहा कि जो लोग यहाँ से गए थे, नौकरी कर रहे थे, प्राइवेट मकानों में भी रहते थे, वो सारे जम्मू में बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि हमको काली शिवरात्रि बनानी है, उनको तनख्वाह भी नहीं दे रही ये सरकार, और ये बातें करती है और मुझे सक्षम नहीं लगती। और दूसरी बात यह है, गंभीर बात है, ये चिंता की बात भी है कि फारूक साहब ने ऐसी बात कही, क्योंकि इसमें शक नहीं कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला बहुत बड़े मुस्लिम समुदाय को नुमाइंदगी देने वाली इस तरह का खदशात अगर उन्होंने जाहिर किया तो उसकी गंभीरता को भी समझना चाहिए। और मगर यह है कि यहाँ हम इस बात से सहमत नहीं, वहाँ उस बात की भी निंदा करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि कब्रिस्तान और शमशान घाट, एक मुख्यमंत्री कहे कि 80-20 की लड़ाई है, तो ये सिर्फ सारी चीजों को उसी तरीके से देखना चाहिए कि विभाजन की राजनीति कहीं भी हो वो गलत है। और यहाँ देश के अंदर तो माइनॉरिटी है मुस्लिम, तो अगर उनको ऐसा लगा तो मैंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी को सबका साथ, सबका क्या कहते हैं विकास और सबका विश्वास, वो कहाँ है विश्वास? फिर विश्वास और लाल किले से कहते हैं दिल्ली की और दिल की दूरी दूर करनी है, मैं उसका मतलब नहीं समझा। और दिलों के दिलों से मिलाना इसका मतलब समझाएंगे आरिफ पठानिया साहब। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाहेंगे। अमीन दास साहब, आपके पास भी मैं लौटूंगी, चूंकि आपने जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने बातें कही उसकी निंदा नहीं की, आपने कहा कि हो सकता है बहुत इसके अंदर गहराई हो। वहीं कांग्रेस का रिएक्शन इस पर यह है कि हम तो सबसे पहले निंदा करते हैं। इसके अलावा एक पहलू और उन्होंने इस बयान पर दिखाया कि जब इतने बड़े लीडर की तरफ से ये बात कही गई है तो कुछ न कुछ चिंता व्यक्त करने की और गंभीरता से लेने की भी जरूरत है। इस बहस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। पठानी साहब, लौटूंगी आपके पास, छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। Plus reporters. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद सबसे पहले उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कई पार्टियों के नेता मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन के तौर पर जो अपनी अपनी राय रख रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला की तरफ से दिए गए बयान को लेकर अंकुर शर्मा है, एडवोकेट आरिफ पठानिया साहब को टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अमीन दास साहब है, कुछ कहना चाहते थे काफी देर से। माफी के साथ आपके पास मैं आना चाहूंगी, आप अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करना चाहते थे। जो बात अभी यहाँ पर हो रही है, अंकुर शर्मा ने सीधे तौर पर यह कहा कि जैसा भरोसा किया था भारतीय जनता पार्टी ने वैसा फल नहीं दिया। वहीं पीडीपी
पीडीपी ने रिएक्शन जाहिर किया कुछ देर पहले कि फारूक अब्दुल्ला को लेकर जो बयान उन्होंने दिया, फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया बीजेपी को लेकर, उसकी आप तो निंदा नहीं करते क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि विभाजन की राजनीति करने वाले जो बयानात होते हैं उसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन पीडीपी को इसमें बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान में आज 75 साल इंडिपेंडेंट इंडियन हिस्ट्री में आज तक कब ऐसा हुआ कि स्टेट को डिग्रेड करके तोड़ करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ये एक बार हुआ 75 साल में, और वो भी उस स्टेट के साथ जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। उसमें डाउट्स क्रिएट नहीं होंगे तो और क्या होगा। ठीक। एक दूसरा ये कि एक स्टेट है जिसको 4 साल 5 साल तक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सस्पेंड किया गया। हाँ। डेमोक्रेसी को सस्पेंड किया गया 2018 से 2023 है आज। वो है जम्मू कश्मीर स्टेट जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। बाकी किसी स्टेट में आप देख लीजिए, किसी जगह 5 साल इलेक्शन रोक नहीं दिए जाते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सस्पेंड नहीं किया जा रहा है। ठीक है। कोई स्टेट में आपने देखा बुलडोजर लेके हर इंसान को, गरीब का घर तोड़ा जाए। ठीक है, छोटा छोटा रिएक्शन सभी से लेना है। डाउट की बात आपने कही, रविंद्र शर्मा साहब, बड़े डाउट आपको क्या लगते हैं? आपने कहा शक के निगाह से बीजेपी को देखा जाता है, आपका रिएक्शन एक बार फिर से चाहेंगे इस पर। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी के एक बड़े एमपी हैं तरुण विजय जी, जिन्होंने कहा था कि जो फौजी कश्मीर में जिन्होंने नौकरी की उनको कश्मीर में बसाना चाहिए। क्या देखिए कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, रहेगा, था, और उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों ने सहमति जताई थी जब हम हिंदुस्तान का हिस्सा बने। उसमें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने सहमति बताई, वो सबने बताई, और जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ये कहा कि हम वीवर इंटीग्रल पार्ट हैं, रहेंगे। मगर आज इस तरह के बयानात जब आते हैं तो कश्मीर में क्या सोच उभरेगी? और इसलिए मैं बिल्कुल असहमति जता, इसलिए सवाल ये नहीं है आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, कोई हमला करना है। कश्मीर में 5%, 10% शायद शरारती लोग हो सकते हैं, पाकिस्तान के एजेंट हो सकते हैं, उनके स्टूजीज हो सकते हैं, उनसे 47 से हम लड़ते आए। हाँ। लेकिन कश्मीर ने विलिंगली हिंदुस्तान को चूज किया, नॉट कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और उन्होंने महाराजा के एक्सेशन को सपोर्ट किया। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 47 से पहले ये बातें कही, और शेख अब्दुल्ला ने 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। आज हम ऐसे कैसे सोचते हैं कि हम कश्मीर में लोगों को बसा के, कश्मीर में बाहर के फौजियों को बसा के, उससे कश्मीर के लोगों को जो है दबा के हम हिंदुस्तान के साथ जोड़ेंगे? उनका दिल जीतने की बात अंकुश शर्मा साहब, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी आखिर में? के चलते जम्मू कश्मीर को भारत की सेकुलर धरती में एक नॉन सेकुलर थियोक्रेटिक मुस्लिम स्टेट के रूप में निर्मित किया गया था। 370-35 से यह सुनिश्चित करता था कि चूंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसी कारण से हिंदुस्तान का संविधान यहां लागू नहीं होगा। इसीलिए चूंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसका अपना झंडा, अपना अलग संविधान होगा, स्टेट विद इन स्टेट। तो ये जो 1947 से ही एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक मुस्लिम कम्युनलिज्म की पॉलिटिक्स चल रही है, उसी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के इंटरेस्ट से फारूक अब्दुल्ला ने ये बयान दिए हैं। और मैं ये कहता हूं कि दूसरी तरफ से भी जिस पार्टी पे ये आरोप लग रहा है कि आप ऐसा कर रहे हैं, वहां से भी उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। आज राष्ट्रवादी समाज ठगा हुआ महसूस करता है, डिसएम्पावर्ड महसूस करता है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को भी आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, कई बार उन पर आरोप भी लगा चुके हैं। और हमारे पास वक्त नहीं, मैं चाहती हूँ कि छोटा सा इनका जवाब देना चाहेंगे आर एस पठानिया साहब, क्योंकि वक्त की बहुत कमी। आपसे उम्मीदें थी लेकिन अब नहीं है, कह रहे हैं पठानिया साहब। वॉइस नहीं आ रही अभी। मैं कह रहा हूं कि कृपा करके सब्र और संयम रखें, एक करीबद्ध तरीके से एक रॉन्ग्स, और इसे कहते हैं ट्रेजेक्टरी ऑफ रॉन्ग्स, जो जम्मू कश्मीर पे किए गए, भारतीय जनता पार्टी कड़ीबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से उन सबको अंडू करने की ओर लगी है। और जिसमें सबसे बड़ा जैसे उदाहरण जिसे कहते हैं 5 अगस्त 2019 का एक ठीक है। तो आपका सीधे तौर पर ये कहना है कि जो लोग परेशान हैं अभी भारतीय जनता पार्टी पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हें संयम बरतने की जरूरत है, जैसे कि अंकुश शर्मा साहब की तरफ भी आपका इशारा है। बहुत शुक्रिया आप तमाम का, रविंद्र शर्मा साहब आपका, आर एस पठानिया साहब आपका, अंकुश शर्मा साहब आपका, अमीन डार साहब कुछ देर पहले थे, उनका भी बहुत शुक्रिया, और इसके अलावा इमरान नबी डार साहब का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इसी के साथ आज के प्राइम डिबेट इंडिया में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।